देशों की यात्रा पर जापान के हिरोशिमा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हुआ भव्य स्वागत, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। हिरोशिमा में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक में लेंगे हिस्सा। कहा, इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति अहम, द्विपक्षीय बैठकों में होगी अहम चर्चा। हिरोशिमा में G7 के सम्मेलन में पहले दिन 3 सत्रों में चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु संकट और महामारी जैसी कई चुनौतियों पर हुई बात। साझा बयान में G7 ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ हम एक साथ। G7 के भागीदार देश के रूप में प्रधानमंत्री मोदी भी 3 औपचारिक सत्रों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए अध्यादेश पारित। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे शामिल। दिल्ली सरकार में सेवारत समूह ए अधिकारियों और डायरेक्ट अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर लेंगे निर्णय। मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय होगा अंतिम। आरबीआई ने 2000 के नोट बाजार से वापस लेने का किया फैसला। फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 के नोट रहेंगे वैध। 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। विदेशों में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर बड़ा फैसला। आरबीआई ने कहा, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए 7 लाख तक के सालाना भुगतान पर टीसीएस काटना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर लगाई फिलहाल रोक। कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा, राज्य सरकार भारतीय पुरातत्व संरक्षण के साथ विचार विमर्श कर शिवलिंग की आयु तय करने के लिए वैकल्पिक तरीके पर करेगी विचार। रक्षा उत्पादन के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता की दिशा में ऊंची छलांग। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 12% का इजाफा। निजी रक्षा उद्योगों के आंकड़े प्राप्त होने के बाद इसके और अधिक होने की संभावना। मणिपुर और जम्मू कश्मीर में साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET की तिथियों में परिवर्तन। मणिपुर में 29 मई से की जाएंगी आयोजित, तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 21 से 25 मई की जगह 26 मई से किया जाएगा आयोजन। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके दिल्ली में एनसीटी एक्ट 1991 में बदलाव किया है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए केंद्र द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं। वो अब दिल्ली सरकार में सेवारत समूह ए अधिकारियों और डानेस्क अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेंगे। यदि उपराज्यपाल की राय सिफारिश से भिन्न है तो उपराज्यपाल प्राधिकरण को पुनर्विचार के लिए सिफारिश वापस कर सकते हैं। परंतु मत भिन्नता की अगर स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। और हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ DK दुबे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी आपका डीडी न्यूज में। ये जो निर्णय है इसे आप कैसे देखते हैं? एक बड़ा निर्णय है क्योंकि बीते समय हमने देखा है कि काफी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफी विवाद रहा और एक खींचतान की स्थिति देखी गई। ऐसे में ये जो निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके, इसे आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था, तो उस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए इस ऑर्डिनेंस में साफ साफ कहा है, इन एब्सेंट ऑफ एनी लेजिस्लेशन, यानी कि जब लेजिस्लेशन नहीं था सर्विस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया था, तो फिर इसके इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे।
सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के होने के बावजूद उन्होंने लिखा है कोई भी निर्णय, कोई बात, कुछ भी होने के बावजूद अब से आगे ऐसे चलेगा। तो उन्होंने कहा है इसमें कि भाई देश में, ये देश की राजधानी भी है, इसमें इंटरनेशनल ऑफिस हैं, इसमें नेशनल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी सिक्योरिटी और इसके सभी कार्यभार की जिम्मेदारी चूंकि प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन लेजिस्लेटिव पावर चूंकि राज्य में बनाई गई थी यूनियन टेरिटरी को लेकर, इसलिए इस पर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का आ गया। अब हम ये तय करते हैं या इंसर्ट कर दिया है, एक्ट में संशोधन कर दिया, और एक्ट में संशोधन करते हुए उन्होंने कह दिया कि भाई 3 सदस्यीय कमेटी होगी, चीफ मिनिस्टर उसका हेड होगा और उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स होंगे और चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। ये तीनों सदस्यों की कमेटी होगी। इस कमेटी में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ही हेड करेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई वो करेंगे, लेकिन ये रिकमेंडेशन करेंगे एलजी को। इसके पीछे लगातार इस पूरे ऑर्डिनेंस में एक बात कहने की कोशिश की गई है और वो ये कहने की कोशिश की गई कि ये दिल्ली का मामला है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, इसमें पूरे देश का इंटरेस्ट शामिल है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट शामिल है, इसलिए इसको विश्वास में लेते हुए ये ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। और अभी तो ऑर्डिनेंस है, मुझे लगता है कि अगले सत्र में इस पर एक्ट में संशोधन लेकर आएंगे। तो यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली यह है कि ऐसा ना हो कि राज्य सरकार कोई ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे जिससे कि इंटरनेशनल और नेशनल जो एजेंसियां काम करती दिल्ली में उन पर इफेक्ट पड़े, क्योंकि इसकी समझ तो केंद्र सरकार के पास ही होगी और केंद्र सरकार के पास होने के नाते केंद्र की जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल यहां पर करता है थ्रू एलजी, इसलिए यहां कमेटी बैठेगी, वो कमेटी रिकमेंडेशन करेगी, एक्सक्लूसिवली कोई गलती ना हो जाए और कुछ एजेंसियों को या जो ऑफिसेस हैं इंटरनेशनल उन पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए ये किया गया है। मुझे लगता है कि इंडिकेशन बिल्कुल साफ है कि दिल्ली जो है वो केंद्र की राजधानी होने के नाते बहुत सारे इंटरेस्ट पूरे देश के इंटरनेशनल और हैं, इसलिए इस पर सावधानी बरतने की बात कही गई। ये सावधानी है, चीफ मिनिस्टर ही हेड होगा, कोई और कुछ और विशेष नहीं कहा, चीफ मिनिस्टर ही हेड होगा, लेकिन जो आईएएस 2 बैठे हुए हैं सीनियर, उनके साथ एक बार कंसल्ट जरूर कर लेंगे और फिर एलजी को रिकमेंडेशन करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। बिल्कुल, जिस तरह से हम जानते हैं कि केंद्र की राजधानी है और इसीलिए कई चीज़ें, ये जो व्यवस्था बनाई गई राज्यपाल और मुख्यमंत्री की, ये इसीलिए बनाई गई ताकि जो केंद्र है वो अपना कार्य सुचारू तरीके से कर सके, राज्य भी अपना कार्य सुचारू तरीके से कर सके, और अरसे से ये एक कोलैबोरेशन होता चला आ रहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ये खींचतान बहुत ज्यादा मंजर आम पर आने लगी और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हर बात को लेकर जनता में कहने लगे कि भाई हमें तो राज्यपाल करने ही नहीं दे रहे हैं, ये काम करने ही नहीं दे रहे हैं, तो भला कैसे हो। तो ये जो परिस्थिति है ये भी एक अजीब परिस्थिति होती है जहां पर जनता थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस करती है। ऐसे में इन परिस्थितियों को का एक कोलैबोरेशन बना के काम किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए कोई कानून लाना कहीं ना कहीं आप समझते हैं इसकी जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई विशेष बात नहीं कही गई है, पूरे के पूरे एक्ट में ये बात कही गई और यहां पर फिर से इस ऑर्डिनेंस में फिर से दोहराया है। ऑर्डिनेंस में लिखा है उन्होंने कि देखिए दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसके अतिरिक्त ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हमने नया एक्ट 1991 में बनाकर राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली बिठाई थी ताकि लोकल इश्यूज को वो डील कर सकें और वहां अच्छा बेटर उनको लग सके कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये बात उन्होंने कही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली जहां केंद्र बैठा है, केंद्र की सरकार पूरे देश की बैठी है, उसके ऊपर सुपरसीड कर जाए स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस असेंबली को लोकल इश्यूज पर लॉ बनाने की पावर है, उसको एग्जीक्यूट करने की भी पावर है। तो एग्जीक्यूट करने में आप अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग किस तरह से करते हैं ये एक बार 3 सदस्यीय कमेटी से बात कर लीजिए, उसके बाद रिकमेंड करिए ताकि उस पर पिक्चर क्लियर हो सके। कोई विशेष बात इसमें नहीं कही गई। हाँ, ये जरूर है कि जिसको डिस्प्यूट खड़ा करना उसको हर बात में खड़ा करना। आपको याद होगा जब 2013 में सरकार बनी थी, उसके बाद बैठी तो राज्य सरकार ने एनसीबी उनके पास थी, नेशनल
एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस समय केंद्र के अधिकारियों को भी नोटिस करना शुरू कर दिया था और यह कहा था कि साहब चूंकि आप दिल्ली में बैठे हो इसलिए हम आपके हर एक मामले में इन्वेस्टिगेशन करने का राइट रखते हैं। अब आप सोचिए, राज्य की सरकार जिसको थोड़े से लिमिटेड इश्यूज दिए गए हों, वो अगर ये कहे कि हम केंद्र जो यहां पर बैठा हुआ चूंकि मेरी टेरिटरी में बैठा हुआ है इसलिए आपके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करने का हमको अधिकार है और आपकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है, आपके ऊपर मुकदमा चलाने का अधिकार है, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार पूरे देश की जो सरकार बैठी उसके मामलों में इंटरवेंशन करती है। उसके बाद ही ऑर्डिनेंस आया था, राजनाथ जी उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो ऑर्डिनेंस आ गया था कि एनसीबी जो है वो दिल्ली सरकार के नहीं केंद्र के पास रहेगी। तो ये जो इश्यू है ना, आपके पास पावर होगी तो आप केंद्र की सरकार में घुसना शुरू कर देते हैं। इसके लिए यह आवश्यक रहता है कि केंद्र की सरकारें और जो इंटरनेशनल यहां पर एम्बेसीज बनी हुई हैं, तमाम तरह के कॉन्सुलेट्स बने हुए हैं, उनके मामलों में इंटरवेंशन ना हो सके। इसलिए चीफ मिनिस्टर ही हेड होगा। कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ही हेड होगा, ऐसा नहीं है कि एलजी हेड होगा। चीफ मिनिस्टर के साथ 2 सदस्य और होंगे और अगर उनमें से कोई 2 हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर के साथ एक और भी है तो भी वो सक्षम होगी। ऐसा नहीं तीनों ही बैठे हैं, 2 होंगे तो भी सक्षम होगी और एलजी को वो रिकमेंड कर सकते हैं। एलजी को नहीं समझ में आता तो एलजी उसको वापस कर सकता है कि भाई ये रिकमेंडेशन समझ नहीं आती, इसको एक बार रिकंसिडर किया जाए। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट दोनों में होता है तो फिर सुपर पावर एलजी को ही देनी होती, क्योंकि एलजी प्रेसिडेंट के बिहाफ पर रूल करता है और प्रेसिडेंट ही वहां का दिल्ली का ओरिजिनल मालिक होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट वहां पर बैठा, जहां प्रेसिडेंट बैठा हुआ वहां सारी पावर प्रेसिडेंट में ही रहनी चाहिए। लेकिन अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो, उसके लिए राज्य सरकार बिठाई जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि राज्य सरकार केंद्र के ऊपर सुपरसीड करेगी। तो केंद्र के ऊपर सुपरसीड ना करे इसके लिए प्रिकॉशन बरते गए। कोई विशेष उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष हर्जे की बात कही गई या लड़ाई की बात कही गई। केंद्र के ऊपर सुपरसीड करने वाली जो बात है दुबे जी, वो अक्सर एक बार हमने अक्सर देखा कि वो दिल्ली पुलिस के लिए कहते हैं कि दिल्ली पुलिस तो भाई केंद्र के अंडर में है, ये होनी चाहिए दिल्ली सरकार के अंडर में। लेकिन हम जानते हैं कि इतनी सारी इंटरनेशनल गतिविधियां भी होती हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि वो केंद्र सरकार के अगर अंडर में नहीं होगी तो फिर जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात है वो कहीं ना कहीं उससे जो है समझौता होने लगेगा। अच्छा, आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई बनी हुई है। अब अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत सीबीआई बनी होगी और राज्य सरकार को पावर दे दी तो सीबीआई भी राज्य के पास जाएगी और राज्य की पुलिस भी राज्य के पास जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्या राज्य उसको डील कर सकता है या राज्य को देनी चाहिए? क्योंकि इंटेलिजेंस की तमाम तरह की एजेंसियां काम करती हैं राजधानी में, तमाम तरह के इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करते हैं। तो अब आप समझिए उनके सबके कोलैबोरेशन के बाद सिक्योरिटी सुरक्षित होती है राज्य की, दिल्ली की। तो वहां पर अगर आप पावर राज्य को दे दोगे, और आप ऐसे समझो कि 1991 से पहले तो राज्य की सरकार ही नहीं थी, तो क्या एमसीडी को पावर देते थे? क्योंकि उस समय एमसीडी का एक चेयरमैन हुआ करता था, तो एमसीडी कहती कि हमें पावर दे दो क्योंकि हम यहां पर शासन कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि केंद्र बैठा हुआ है इसलिए केंद्र के पास पावर है। केंद्र जहां बैठेगा वहां तो पावर उसको मिलनी चाहिए। अब कहने की बात यह है कि भाई सारी पावर हमको दे दो, केंद्र की भी पावर हमको दे दो। बाद में यह भी कह दीजिए कि भाई पार्लियामेंट भी दिल्ली के अंदर बनी हुई है इसलिए पार्लियामेंट भी हमको दे दीजिए। ये तो कोई बात नहीं होती। कहने के डिस्प्यूट खड़ा करने के लिए तो आप कुछ भी डिस्प्यूट खड़ा करें, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र की पावर जहां बैठी हुई वो राजधानी केंद्र की है, इसलिए लोकल इश्यूज के अलावा सारे इश्यूज नहीं दिए जा सकते राज्य को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, आपने बहुत विस्तृत तरीके से विस्तार से हमारे दर्शकों को इस मामले को समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट को वापस लेने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा में रहेंगे। अगर 2000 रुपए के नोट आपके पास हैं तो बैंक में जाकर उसे बदलवाना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने बैंकों से कहा है कि वो 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों के लिए जमा करें या फिर विनिमय सुविधा प्रदान करें। लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट बदलवाए जा सकेंगे।
और आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत 2000 के नोट जारी किए थे। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य के एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। उस समय तक अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 79% जारी किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य में साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 29 मई से आयोजित की जाएगी। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन 21 से 25 मई की जगह 26 मई से किया जाएगा। इस वर्ष CUET UG परीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर से कुल उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद से बात की थी। पुलवामा के रहने वाले मंजूर अहमद, जो कि इसी पेंसिल स्लेट्स के कार्य से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। मंजूर अहमद ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि उन्हें काफी खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यों की प्रशंसा की, जिसके लिए वो आभारी हैं। नमस्कार, मैंने भी नमस्कार किया। फिर उन्होंने बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर आपका पीछे मैंने बात किया मन की बात में, तो मैंने फिर नमस्कार किया। तो तब मैं बहुत खुशी से मैं पागल हो गया, उछल रहा था कि इतनी खुशी हो गई कि प्राइम मिनिस्टर में मुझ गरीब से मजदूर से बात कर रहा है। कि तभी पूछा उन्हें कैसा लगा, कैसा है अभी। तो फिर मैंने बताया कि जब से मन की बात में आई तब से हमारा काम भी दुगना हो गया और हमारा 1-2 महीने में और, क्योंकि हमें ये लगा कि हमें भी कोई ऊपर है जो शाबाशी दे रहा है कि तो हम भी आगे थोड़ा इसको बढ़ाएंगे कि लोगों का भी रोजगार बने और हमारा भी रोजी रोटी चले। और असम में नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए गुवाहाटी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सागरमाला विकास निगम लिमिटेड, असम पर्यटन विकास निगम और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विभाग असम सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर समारोह के साक्षी बने। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने आशा जताई कि समझौते से असम में पर्यटन का विकास होगा। I believe this is a kind of new dimension to the growth of industrial tourism in the state of Assam, and I believe if this can be successfully operated tomorrow, then definitely whatever water body, waterways we have been gifted by God in Assam will be well developed, and it will give us a mileage for our future overall growth of our economy and our society. पीएम मोदी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का लाभ असम को कैसे मिल रहा है, देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। क्लीं क्लीं कामाख्या। कामाख्या मंदिर 64 शक्तिपीठों में से एक और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, जहां मां के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। सिर्फ कामाख्या मंदिर ही नहीं, बल्कि चक्रेश्वर मंदिर, पांडुनाथ मंदिर, अश्वत्थलंता मंदिर, औनती सत्रा मंदिर, दौल गोविंदा मंदिर और उमानंदा मंदिर तक श्रद्धालु पहुंचते हैं। या तो ये मंदिर पहाड़ों की ऊंचाई पर हैं या ब्रह्मपुत्र नदी से घिरे हुए हैं। और इन्हीं श्रद्धालुओं का सफर सरल और सुगम बनाने के लिए रिवर राइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट के तहत फ्यूनिकुलर ट्रॉली सिस्टम और फेरी सेवा की शुरुआत की जाएगी। इस परियोजना की शुरुआत का कारण एक और भी है कि गुवाहाटी के नॉर्थ को साउथ से जोड़ने के लिए एकमात्र जरिया ब्रिज से होकर जाता है, जिसके कारण रूट लंबा होता है, जिससे समय सीमा बढ़ जाती है। लोगों को इस परियोजना के तहत सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। गुवाहाटी के इन स्थलों तक पहुंचने का रास्ता हनुमान घाट, जो कि उजान बाजार में है, वहां से शुरू होगा, जो 7 ऐतिहासिक मंदिरों को जोड़ेगा।
इस फेरी सेवा से कुल यात्रा समय कम होकर 2 घंटे के अंदर सीमित हो जाएगी। वहीं घाट से कामाख्या मंदिर तक फ्यूनिकुलर ट्रॉली के माध्यम से 500 से 700 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय किया जा सकेगा। वहीं पूर्णतः दूरी घटकर 54 किलोमीटर तक रह जाएगी। बात करें उमानंदा मंदिर की भी तो वहां की दूरी जलमार्ग से मात्र 18 किलोमीटर तक ही रह जाएगी। MOPSW के अंतर्गत सागरमाला परियोजना के तहत इस परियोजना को मजबूती मिल रही है, जिसमें SDCL और IWAI का 55% और असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ BIWD का 45% योगदान शामिल है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दर्शाता है, जो देश को विकास की ओर निरंतर बढ़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में दिखाने पर लगी रोक हटाने के बाद आज फिल्म के निर्माता निर्देशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अदालत के आदेश पर प्रसन्नता व्यक्त की और साथ ही साथ दर्शकों से फिल्म को सपोर्ट करने का आग्रह भी किया। कानून व्यवस्था की आड़ में राज्य में फिल्म को ना दिखाने को लेकर भाजपा भी हमलावर है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी को प्रदर्शित किए जाने को लेकर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट से हटाए जाने के बाद आज कोलकाता में द केरल स्टोरी की टीम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन और अभिनेत्री अदा शर्मा मौजूद रही। फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह वर्चुअली कॉन्फ्रेंस से जुड़े। पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगी रोक को हटाने के आदेश के बाद फिल्म के निर्माताओं ने काफी खुशी जाहिर की है। निर्देशक सुदीप्तो सेन ने जहां न्यायालय के फैसले पर खुशी जताई, वहीं राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग को बाधित करने की कोशिशों पर दुख भी जताया। जब मोमेंट हमें पता चला कि ये बैन लिफ्ट हो गया है और कल आज से कोलकाता में फिल्म दिखाया जाएगा, पूरे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म दिखाया जाएगा, वी वर सो प्राउड, सो हैप्पी दैट हमने इमीडिएटली डिसाइड किया कि हम कोलकाता जाएंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब तक हम कोलकाता पहुंचे थे, ये पता चला ना बुक माई शो में कोई टिकट बुक हो रहा है, ना ही कोई हॉल में फिल्म की कोई प्लानिंग है रिलीज करने के लिए। जो खुशी लेके हम लोग आए थे वो काफी हद तक डंप हो गया। द केरल स्टोरी के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने कहा कि हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। वहीं फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा ने लोगों से फिल्म को सपोर्ट करने का आग्रह किया। वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है और फिर लोग बोल रहे हैं नहीं, पर वो 32,000 है या 31,999। तो आप सोचो, आपके साथ अगर रेप हुआ है और आप बोल रहे हो किसी को भी हुआ है, जैसे कि ठीक है आपके साथ हुआ पर शायद 32,000 नहीं हुआ, 31,000। तो आई थिंक कि उन लड़कियों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। मेरा आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। आई होप जितना सपोर्ट आप मुझे कर रहे हो लड़कियों को भी करो और फिल्म को करो। अदालत के फैसले के बाद बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। वो मानने के लिए मजबूर है। हमारी देश में संविधान में सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट का कोई आपका वर्डिक्ट पार्लियामेंट खारिज कर सकता है, उसका अलावा किसी को कोई पावर ही नहीं है इसको हाथ लगाने के लिए। ये तो मजबूर है, करना ही पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार बार बार कह रही है कि रोक लगाने के पीछे किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है, ये केवल कानून व्यवस्था का मामला है। हालांकि सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में सीजेआई पहले ही साफ कर चुके हैं कि लोगों की भावनाओं के आधार पर मौलिक अधिकार बाधित नहीं किए जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।